चलो भाई, कहानी बढ़ते हुए बहुत आगे तक निकल गया है। कार्य हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, चाहे वो कार्य जो है वो किसी नियत बल के द्वारा लगा हुआ हो या वो कार्य किसी बदलते हुए परिवर्ती बल के द्वारा लगा, दोनों के लिए। नियत के लिए Fs cos थीटा और जो बदल रहा है उसके लिए इंटीग्रेशन F.dx। बस इतना ही पढ़ाई हुआ था। फिर ये भी हम लोग देख लिए थे कि कार्य कब कब शून्य रह सकता है, जब F शून्य होगा, जब S शून्य होगा, ठीक है। अब या फिर D और S मतलब कि F और S के बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि जब लेकिन वो बल कौन सा होना चाहिए, वो बल नियत होना चाहिए। तब परिवर्ती के लिए तो हम लोग जानते ही हैं, बल हर पॉइंट पे बदलेगा, इससे एक कर्व का निर्माण करेगा जो ग्राफ पे हम लोग देखा भी था। और जब वो कर्व का निर्माण करेगा तो हर एक छोटे से सेक्शन के लिए जब हम F1 निकाल रहे होंगे उसके लिए हमको dx1 ढूंढना होगा, जब F2 लग रहा होगा तो dx2 ढूंढेंगे, F3 के लिए dx3 ढूंढेंगे, और इन सभी के लिए F1 इंटू dx1, F2 इंटू dx2, F3 इंटू dx3 सभी को जोड़ेंगे। कुल जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया था? समाकलन का, इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन का यह काम होता है फिजिक्स में कि वो सारे के सारे वैल्यूज़ को क्या कर रहा होता है? सम कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है। सारे कार्यों को वो एक जगह ला करके जोड़ा और रिजल्ट हमको दिया इंटीग्रेशन ऑफ F dx का, ठीक है। अब आते हैं कार्य के बाद ऊर्जा में। वैसे हम यहाँ पर ऐसे चल सकते हैं कि अब ये जैसे हम टॉपिक अगर शुरू करते तो आज हम लोग शुरू करते हैं कार्य और ऊर्जा का थ्योरम सीधा, लेकिन वहाँ तक पहुँचेंगे ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा इंट्रो होना चाहिए। और शुरू तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसा कि तुम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो क्लास 9 में, फिर वहाँ पे ऊर्जा जो है वो 2 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब बोलोगे गतिज माने गति के कारण और स्थितिज यानी कि स्थिति के कारण। पॉइंट इज़ कि ½ mv² होता है गतिज काइनेटिक एनर्जी, वो आया कहाँ से उसको ढूंढना पड़ेगा और mgh को ढूंढना पड़ेगा। mgh से पहले सिर्फ ke पहले ढूंढ लें तो हो जाए। तो इसलिए टॉपिक हम लोग बनाएंगे आज ऊर्जा का। इस बात का ध्यान रखते हुए कि क्या वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं। वीडियो क्यों बनाया जा रहा है आज का? इसलिए कि आज इंटीग्रेशन रहेगा मैथ में, और इंटीग्रेशन रहेगा तो आप उसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट इस टॉपिक के बाद जैसे ही हम थ्योरम में जाएंगे, कार्य ऊर्जा थ्योरम में, वहाँ इंटीग्रेशन रहेगा, तो उस इंटीग्रेशन को आप देख सकते हैं ना बार बार। इसलिए ऊर्जा का जो परिभाषा दिया गया वो है ऊर्जा इज इक्वल टू यांत्रिक कार्य। बस इतना ही समझेंगे। कार्य किया ना, पीछे पढ़ कर आए हैं, कार्य करते हुए आए हैं। ऊर्जा का मतलब होता है यांत्रिक कार्य, और इस ऊर्जा को अगर आप सही से पढ़ना चाहते हो तो आपको गतिज को पढ़ना चाहिए और स्थितिज को पढ़ना चाहिए। और देखो परिभाषा बहुत तरह का बदलने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं ऊर्जा थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। 2-3 पॉइंट है, टॉपिक है जिसको समझेंगे और फिर से कार्य पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी ऊर्जा बताएंगे ना, इसके जस्ट बाद जो अगला टॉपिक लगेगा वो फिर से कार्य के बारे में होगा, और तब वो ऊर्जा का एक नया परिभाषा फिर से मिलने वाला है आपको, कार्य का फिर एक नया परिभाषा मिलेगा। अभी हम कार्य का जो 2 को जाने थे ना, F.S cos थीटा और इंटीग्रेशन F dx, कार्य बराबर इसके आने से नया परिभाषा कार्य का मिलेगा जो हम लोग जानेंगे। फिलहाल ऊर्जा, तो ये ऊर्जा को हम लोग कितने खंड में पढ़ते हैं? 2। पहला कौन सा होता है बाबू? गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं ke, ध्यान रखेंगे। और इस ke के साथ कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज़ होगा जो हम लोग करेंगे यूज़, हम उसको अभी यहाँ पर क्लियर कर ही देते हैं। अगर हम इस ke के साथ F लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा फाइनल। F का मतलब होगा फाइनल, फाइनल का मतलब हो गया अंतिम स्थिति। देखो इसको आज यहाँ क्लियर कर रहे हैं, तो कहीं पर अगर आगे हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ पर नहीं बोलेंगे, आप समझ जाएंगे F का मतलब। और एक जगह यूज़ होगा KEI, I का मतलब होगा इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, आरंभिक, ऐसे लिखा था ना, आरंभिक स्थिति। समझ गए? तो F लिखेंगे तो वो फाइनल पॉइंट होगा और I लिखेंगे तो वो इनिशियल पॉइंट होगा, ध्यान रखेंगे। सही है? जैसे कि हम एग्जांपल भी दिखला देते हैं। वो जो हम लोग बना रहे थे बल के बारे में, इंटीग्रेशन F.dx, यहाँ पे लिखते थे x1 और यहाँ क्या लिखते, x2, ऐसा कुछ लिख रहे थे क्या? नहीं, xi लिखते थे, या जो भी mn लिखते थे, सॉरी mn लिखते थे। उसके जगह हम xi और xf लिख देंगे। i का मतलब होगा शुरुआत कहाँ से किया जा रहा है, 1 से शुरू कर रहे थे, अगर याद हो वो क्वेश्चन 5 पर फिनिश था, तो f हो गया वो फाइनल पॉइंट 5, तो xi f से लिख सकते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
वो हम वहाँ क्लियर करेंगे। किसे कहेंगे गतिज ऊर्जा, परिभाषा देना पड़ेगा। जो हम लोग अब तक परिभाषा पढ़ते आए हैं, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। बस यही पढ़ी होगी अब तक, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है। सही बोल रहे हैं क्या? और जैसे 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 साइकिल चलाना, गति के कारण ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रहा है। डायनेमो, गति गति पहले, उसके बाद विद्युत ऊर्जा बना, तो गतिज ऊर्जा उसमें काम करता है, गति के वजह से फिर दूसरा ऊर्जा निर्माण। तो गतिज ऊर्जा वही है, किसी वस्तु में गति के कारण आएगा ऊर्जा, एनर्जी रिलीज होगा। अब अजीब सा बात है कि जो हम कार्य पढ़ करके आए हैं, हम जो कार्य पढ़ करके आए हैं, कहीं से भी उस कार्य का संबंध इससे जोड़ना पड़ेगा आगे, लेकिन परिभाषा से कहीं भी नहीं लग रहा। बस आपको लग रहा होगा हाँ तो ऐसे घुमाया तो ये तो कार्य हो गया, ऐसा लग रहा है। देखेंगे आगे। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। सही है। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ पता चलता है बाबू? कि m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। क्लियर है? इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। फिर हो सकता है तुम सवाल करोगे किस प्रकार निर्भर करती है, साबित कीजिए। मतलब कि अगर यही द्रव्यमान और वेग पर निर्भर, यह है ना बाबू द्रव्यमान, यह है ना वेग, तो द्रव्यमान और वेग पर अगर निर्भर करती है तो किस प्रकार करती है ये बताइए। तो उसके लिए नीचे जवाब दोगे कि अगर आप द्रव्यमान को 2 गुना करें तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो द्रव्यमान पर सीधे निर्भर करती है। सही बोल रहे हैं क्या? जैसा जैसा द्रव्यमान को गुना करते चले जाओगे वैसे वैसे उसकी केई बढ़ेगी या घटेगी, जो भी। और वेग पर कैसा? यदि वेग, इसमें एक और बात है कि अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी। इसके साथ काम कर रहे हैं ना, तो वेग को क्या रखना पड़ेगा? स्थिर, वेग ना बदला जाए। यदि वेग स्थिर हो। अब यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव्स हो गया। क्या? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 3 गुना कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। किसका मान नियत रहेगा? वेग का। यही है बात। तो ये आप अगर इसके फॉर्म को समझोगे, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि वेग नियत यानी स्थिर हो तो, अगर वेग भी बदल रहा है तो कभी भी संबंध आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेग भी बदल रहा है, द्रव्यमान को भी आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हो, तो कैसे बताओगे किसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है? क्योंकि वेग का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना उस पर। वेग का कैसा प्रभाव है? यदि वेग 2 गुनी कर दी जाए तो केई क्या हो जाएगा? 4 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4 गुनी? समझ में आ रहा है ना? हो जाएगी। तकलीफ है यहाँ तक? स्क्वायर है बाबू, 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर था? सवाल तो ये है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² आया कहाँ से? और ये जो ऊर्जा है एक्चुअल में, ये काइनेटिक एनर्जी जो आपको प्राप्त हो रहा है, एक तरह से कार्य ही तो है, एक तरह से कार्य ही तो है। किसी चीज़ को ऐसे करके ऐसे घुमा रहे हो, ये कार्य है या नहीं है? कार्य है। तो फिर अब ये कार्य है तो कार्य का तो फॉर्मूला बस एक ही हम लोग जानते हैं,
कौन सा बाबू? नियत फिक्स के लिए W इज इक्वल टू Fs। कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। और इस F के जगह पर हम जानते हैं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम से फोर्स बराबर क्या मिला बाबू? मास गुने एक्सेलरेशन गुने s। ये जो वैल्यू हम लिखे हैं, ये वैल्यू हम कहां से लिख पाए हैं? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सही बोल रहे हैं बाबू, द्वितीय गति के नियम से। मोशन मीन्स होता है गति, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। मास मिल गया है, एक्सेलरेशन का मसला है मेरे पास। अब इसको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये एक्सेलरेशन है क्या और कहाँ से आया। देखो ध्यान से समझो, कहाँ पर बताया जाए, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला निकलेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसको यहाँ दिक्कत देख लेते हैं। देखो, अगर कोई वस्तु है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है और वो v वेग से गतिशील है, किसी s विस्थापन के साथ। s विस्थापन का मतलब हो गया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गई, वहां पर जाकर ये वस्तु वेग क्या हो जाता है इसका? 0। द्रव्यमान बदलेगा क्या? नहीं ना, यहां तक तो पता है ही है। अगर कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वो v वेग से गतिशील है, s विस्थापन के बाद, मीन्स वहां से चला वहां पे चला गया, s विस्थापन हुआ दूरी, s विस्थापन के बाद वस्तु रुक जाती है। क्यों रुक जा रही होगी? जरूर बल लगाया गया होगा उसके विपरीत, ये समझ लें। वस्तु जब रुक जाती है तो वेग क्या हो जाता है उसका? 0 हो जाता है। अब हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, जैसे त्वरण के लिए। क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, गति में पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, v² बराबर u² प्लस 2s। v किसको बता रहा होता है? अंतिम वेग को। u किसको बता रहा होता है? आरंभिक वेग को। a बता रहा होता है त्वरण को, और s बता रहा होता है विस्थापन को। सही है। और ये भी हम जानते हैं, न्यूटन वाले लॉ में हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास गुने एक्सेलरेशन। बल जो होता है जिस दिशा में लग रहा होता है, त्वरण भी उसी दिशा में लग रहा होता है। पता है ये बात? ठीक है। अब यहां देखो, अगर v के मान को 0 कर दें, हो गया, इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या होगा? अगर क्यों कर रहे हैं इसको 0? अंतिम वेग 0 है इसलिए, और u हो गया मेरा आरंभिक वेग। आरंभिक वेग क्या है? v है, तो इसको कर दें v² प्लस 2a, तो a ही है मेरा, क्योंकि त्वरण क्या है? a, और s का मान s। इस वैल्यू को इधर करेंगे, माइनस का v², और बटे में क्या आ जा, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं हम, इज इक्वल टू 2a s मिलेगा। तकलीफ? और हम इसको लिख सकते हैं माइनस का v² बटे का 2s बराबर a। ये क्या निकला बाबू? त्वरण। किसका त्वरण? ध्यान से, फिजिक्स भारी क्यों होता है? क्योंकि एनालिसिस नहीं रहता हम लोग के पास, इसलिए ध्यान से समझोगे। सर, आप जब वस्तु को दौड़ा रहे थे तो वस्तु रुकी क्यों? सवाल नंबर 1। तो मेरा जवाब होगा, जरूर बाबू, हम जो होगा ना इस दिशा में बल लगा रहे होंगे, ऐसा, तभी यहां पर जाकर क्या हुआ है? वस्तु रुक गई है। क्या गलत बोल रहे हैं? सोचो सिर्फ चीज को, वस्तु क्यों रुकी? भाई बल लगाया गया होगा, वरना जड़त्व के नियम का पालन करते हुए वस्तु इनफाइनाइट लूप में चल रही होती। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो वस्तु रुक गई, मीन्स बल लगाया गया। बात नंबर 1। वस्तु किस त्वरण से? ये पूरा कैलकुलेशन किसका है? वस्तु के लिए है ना, गति। तो वस्तु के लिए कैलकुलेशन किया, तो वस्तु का त्वरण क्या निकल कर आया? माइनस v²/2s। माइनस में क्यों? माइनस में क्यों? ये त्वरण, बिल्कुल, इस वस्तु का त्वरण, तो वस्तु का त्वरण किस दिशा के लिए? इस दिशा के लिए। बल के सापेक्ष कैसा होगा? उल्टा ही तो होगा। वस्तु का जो त्वरण है, त्वरण क्या करता है? गति प्रदान कर रहा है ना। तो वस्तु का त्वरण इस दिशा में है और उधर से बल जो लग रहा है वो इस दिशा में, तो बल के विपरीत लग रहा है ना वस्तु की गति, इसलिए माइनस में निशान आया त्वरण का। लेकिन अगर हम बल के सापेक्ष त्वरण निकालें, यानी कि हम भी तो धक्का दे रहे हैं इधर से, तो मेरे लिए त्वरण क्या होगा? जब बल हम इधर से लगाएंगे तो वो प्लस में होगा। उस तरफ से त्वरण, वस्तु के लिए अगर देखा जाए तो त्वरण क्या होगा? माइनस में होगा। बात समझ में आएगी? माइनस प्लस का मसला। ये जो माइनस निकल कर आया है, माइनस का v²/2s, ये किसके लिए है? वस्तु के लिए त्वरण है। वस्तु भी तो गति में थी, तो ये वस्तु का त्वरण हो गया। उधर से हम बल लगा रहे हैं, तो मेरा त्वरण किस में होगा? प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? क्योंकि त्वरण की दिशा, न्यूटन के गति नियम से त्वरण की दिशा वही होती है जो बल लगने की दिशा होती है। तो अगर साहिल बल लगा रहा है या हम लगा रहे हैं बल, देखो इस तरफ से रोक रहे हैं इसको बार बार,
तो त्वरण का मान किस में होगा? पॉजिटिव में। हमेशा याद रखना, बल की जो दिशा होती है त्वरण की दिशा वही होती है, इसलिए बल के सापेक्ष अगर त्वरण देखोगे, जिस व्यक्ति द्वारा या जिस चीज़ के द्वारा बल लगाया जा रहा है वो हमेशा किस में होगा? प्लस में होगा। बात नंबर 1, अब वस्तु अगर चल रही हो तो वस्तु के विपरीत अगर बल ठोक दिया जाए तो वस्तु बल के सापेक्ष, बल कौन लगा रहा था? साहिल उधर से लगा रहा है ना, हम ऐसे जा रहे हैं, तब मेरा त्वरण उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। ये देखिए नेगेटिव में। इसका मतलब ये जो त्वरण निकला है, क्या इसका वैल्यू हम यहाँ रख दें? नहीं, हम किसका रखेंगे? फोर्स पे चल रहे हैं, तो फोर्स के लिए त्वरण क्या रखेंगे हम? प्लस में या माइनस में? प्लस में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्यों रखेंगे प्लस में? ध्यान से बाबू बात को समझोगे, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ नहीं मिला, बात समझो। सर आप माइनस में क्यों नहीं रख रहे? तो क्योंकि ये जो कार्य जो किया जा रहा है वो उस बंदे द्वारा किया जा रहा होगा जो बल लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ये तो ऑब्जेक्ट है जिसको रोक दिया गया, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? इस F वाले के द्वारा। तो त्वरण किसका निकालेंगे? F वाले का ना त्वरण निकालेंगे। इसलिए हम यहाँ पर मास और इस एक्सेलरेशन के जगह पर हम क्या लगा देंगे? v²/2s लगाएंगे, पॉजिटिव में लगाएंगे। रिजल्ट समझ में आ गया? कंक्लूजन। और डॉट में लगा देंगे फिर s जैसे था वैसे ही। समझ में आ गया? और यहाँ से s to s कैंसिल करेंगे तो mv²/2 मिलेगा। किसका काम मिल रहा है? ये W के लिए चल रहा है कार्य। W = क्या हो जाएगा? हाफ लिख करके mv² कर सकते, कार्य बराबर निकला। देख लीजिए, W = हाफ mv², तो W तो कार्य है ना, गतिज ऊर्जा नहीं निकला। इसी कार्य को अगर गति के रूप में व्यक्त किया जा रहा है तो इसको क्या नाम दे दिया गया? गति है ना बाबू, v, वेग, वेलोसिटी। इसी कार्य को बोला गया है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। जैसे हम यहाँ पर बोला किसी वस्तु में गति के कारण जो उसकी ऊर्जा है, जो कार्य करने की क्षमता आई, वो गतिज ऊर्जा है। तो भाई गति के रूप में ऊर्जा कहाँ से आ गया उसके पास? कैसे बना? देखो, ऊर्जा नहीं जाना है, हम कार्य निकालेंगे। कार्य बराबर क्या होता है? F.s। अब सवाल ये है कि सर Fs क्यों? Fs cos थीटा भी तो होगा ना, Fs क्यों? तब उसको समझना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो, हम जानते हैं कि जिस दिशा में बल लगेगा त्वरण उसी दिशा में होगा, विस्थापन भी उसी दिशा में दिखेगा आपको। और ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हो? बल की तरफ, इसके लिए कर रहे हो। इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो त्वरण इस दिशा में, तो विस्थापन भी इस दिशा में। तो Fs cos 0 डिग्री, और cos 0 बराबर क्या होगा? 1, इसलिए Fs लिख दिए हम यहाँ पर। उस बात का भी खंडन हो गया। W = Fs, तुम देखोगे लोअर क्लास के बुक में W = Fs लिखा रहता है, क्योंकि उस किताब में बस इतना ही समझाया जाता है कि जिस दिशा में बल लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। अभी हम इस बात का खंडन भी कर रहे हैं कि जब हम बल लगा रहे हैं ना, त्वरण कहाँ जा रहा है? नियम के मुताबिक। अपने मन से नहीं बोल रहे, कोई कंडीशन मान लिया कि बल लग रहा है तो त्वरण भी नहीं। भाई हम बल लगाएंगे तो त्वरण इस दिशा में जाएगा। ये तय है बात कि बल की दिशा और त्वरण की दिशा एक होती है। इस वजह से इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? हाफ mv² पे जा रहा है लेकर के। बात समझ में आया? इस वस्तु का त्वरण क्या निकल कर आ रहा है? तकलीफ है नहीं ना? यहाँ पे क्लियर हो गया बात। सर यही फॉर्मूला क्यों आप उठाए? आप v = u + at भी उठा सकते हैं, हम बेशक उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रिलेशन किसके लिए है? समय के लिए। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? विस्थापन की भी। तो हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये भी आ जाए। तो सर आप s = ut + हाफ at² क्यों नहीं उठाए? तो बाबू फिर से देखो, यहाँ पे बात किसकी आ गई? समय की। समय का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला उठा रहे हैं? v² = u² + 2s। बात समझ में आया? तो हर एक बात का हम यहाँ पर अभी खंडन किए हैं तुम्हारे सामने, हर एक बात, जो कुछ भी। ये परिभाषा, ये फॉर्मूला में आने वाले इंस्टांस जैसे कि मास, वेलोसिटी, इन दोनों को मास से किस प्रकार डिपेंड है? मास को जितना का भी चाहो आप, 1 मिनट बाबू हम आ रहे हैं, मास को आप जितना से भी मल्टीप्लाई करो आपका काइनेटिक एनर्जी उतना ही मल्टीपल होता चला जाएगा। नियम, पॉइंट इज वेलोसिटी आपकी स्टैटिक होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए वेलोसिटी। बात क्लियर हो गया यहाँ पर? और अगर वेलोसिटी को तब्दील करोगे तो वो डबल पे चेंज होता चला जाएगा। मास आपका स्थिर ही होता है अनलेस आप गुना वगैरह ना करो तो, है ना? द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो तो हम कैलकुलेशन में चाहे तो जितना चाहे कर दें। इसलिए हम यहाँ पर देखोगे इसमें स्थिर नहीं लिखा कि जब द्रव्यमान स्थिर हो, लिखे हैं क्या? द्रव्यमान स्थिर ही रहता है, पता होना चाहिए। तो ये सब छोटा मोटा बात के लिए सवाल नहीं करना, इतना बात आपको अब सोचना है खुद से। इसके बाद हम शुरू किया कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो हम जानते हैं कि W = Fs cos थीटा होता है, वेयर cos थीटा F और S के बीच बनने वाला कोण होता है, यानी बल और विस्थापन के बीच बनने वाला कोण होता है। तो यहाँ पर बल
त्वरण, तो विस्थापन इज इक्वल टू 0 डिग्री का, इसलिए cos 0 का वैल्यू हो गया 1। तो हम यहाँ पर फॉर्म लिए हैं केवल Fs का। फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, कहाँ से पता चला? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, द्वितीय गति नियम से, मास गुने एक्सेलरेशन। बस अब आगे नहीं बनेगा। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए? ए का मान चाहिए। हम अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आए देखने के लिए। अब तुम ऐसे ही बना सकते हो इसमें कि ए बराबर v²/2s होगा, तुम ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इतना कुछ करने का। लेकिन ये हम तुम लोगों को शो किया कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, उस वस्तु को रोकने के लिए कोई बंदा है जो बल लगा रहा है, फिर भी वो वस्तु खिसकते हुए कुछ दूरी पर जाती है, वो दूरी क्या है? s, जिसको हम बोल रहे हैं विस्थापन। और वो जाकर के उसका वेग क्या हो जाता है? वहाँ पर जाकर 0, v बराबर 0, तो वस्तु यानी कि रुक गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे उस वस्तु का त्वरण क्या रहा। तो वस्तु का त्वरण क्या निकल कर आया? माइनस का v²/2s, ये आया वस्तु का त्वरण। डायरेक्ट हम जिस बंदे द्वारा ये लगाया जा रहा था, हम उसका त्वरण डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, समझे ना? हम वस्तु का त्वरण निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है यार, वस्तु की गति ऐसी है, बल लगाने वाला गति ऐसे कर रहा है, तो विपरीत हो गया, ये उल्टा हो गया है ना बाबू? एग्जैक्टली, इसलिए हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, हम बात कर चुके हैं। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होता, दिशा होता है। शुरुआत में बात की है ये सब चीज़, है ना? अब हम ऐसे लेकर चलेंगे, तो मैथ में नहीं है हम, हाँ फिजिक्स के मैथ में -v²/2s हो गया। क्लियर हो गया बात? अब वैल्यू को यहाँ ला कर रखा, जैसे ही वैल्यू को यहाँ ला कर रखा तो क्या दिखने लगा? कार्य इज इक्वल टू ½ mv², यानी ये जो ½ mv² किया गया, ये क्या है? एक्चुअल में कार्य है। तो उसी कार्य को क्या बोल दिया गया? काइनेटिक एनर्जी बोल दिया गया। क्लियर हो गया बात? यहाँ तक एक बात तो ये साबित हो गया। अब इस कार्य का सीधा संबंध कार्य ऊर्जा थ्योरम में, अभी दूसरा वाला नहीं बात कर रहे हैं हम, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात अभी नहीं की है, अभी केवल काइनेटिक। अब इस काइनेटिक का कार्य से सीधा रिलेशन, जिसको कार्य ऊर्जा थ्योरम बोलेंगे, वो करेंगे। तो अगर वीडियो देखना है या नोट करना है, जैसा बोलो। वीडियो भी आप देख सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो, मतलब जो बोलो। देख ले आलोक, रिकॉर्ड हो रहा है लोगों। तो क्या लगता है परिभाषा बदला जाए? देखो ना, यह कार्य नहीं, और ये कार्य आपको कब मिल रहा है? देखो परिभाषा बदलने का वक्त आ गया। यहाँ देखो, ये कार्य वेग के वजह से, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न का ऊर्जा को हटा करके नहीं लिख सकते हैं गति के कारण कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही गति ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा किसे कहते हैं? परिभाषा अब याद करो, बचपन वाला क्या बोलते थे? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते थे। और वो देखो आ गया ना, कार्य करने की क्षमता किसके वजह से आ रहा है यहाँ पर? गति के कारण, तो गतिज ऊर्जा हो गई। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, और ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज भी और स्थितिज भी। तो गतिज ऊर्जा को फिर कार्य करने की क्षमता क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संबंध देखिए सीधा है। क्या सर, आगे बढ़े? अब एक तो देख लिया गतिज, अब देखेंगे संबंध, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य ऊर्जा थ्योरम। हाँ, स्थितिज अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी स्थितिज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे थे। अभी हम सिर्फ इसमें देखेंगे गतिज का कार्य से क्या संबंध है। वैसे W बराबर तो निकल कर आ गया अभी वैल्यू हमको, ½ mv², लेकिन उसको भी समझेंगे। पहले लिख दिया जाए थ्योरम क्या है। किसी वस्तु द्वारा किया जाने वाला कार्य उस वस्तु के अंतर के बराबर होता हो जाना चाहिए पहले बात ये तो होता रहेगा, ये तो आराम से, इसमें क्या है। हो गया, देखते हैं। अब तक जो हम लोग कार्य देखे, W बराबर Fs देखा,
जब F दिया रहेगा, S दिया रहेगा तो कार्य का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर F भी ना रहे और S भी ना रहे, पता ही ना हो, तब क्या हम कार्य निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। उस स्थिति में कार्य का संबंध हमको किसी और से जोड़ करके देखना पड़ेगा, जो अभी अभी निष्कर्ष में निकला था, W बराबर हाफ mv²। लेकिन तब कब से कब तक? मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर थी, यहाँ से वहाँ तक चली गई, तो वस्तु में क्या था? गति था, तभी तो वस्तु यहाँ से वहाँ तक गई। इन गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वही उस वस्तु के कार्य के बराबर होगा। अब इसमें तुमको चौंकने वाला कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देख लो, तुम अभी अभी निष्कर्ष निकाले थे W = हाफ mv², किए है ना अभी जस्ट। तो अगर एक बार वस्तु इस पोजीशन पर आपको मिले, थोड़ी देर पहले वस्तु किसी और पोजीशन पर थी, तो इनका अंतर जो होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? कार्य के बराबर हो जाएगा। यही है कार्य ऊर्जा का थ्योरम। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पर ये हो गया वस्तु का द्रव्यमान और ये है वस्तु का वेग u। s विस्थापन हुआ और उसके बाद वस्तु कहाँ चली आई है? m द्रव्यमान के साथ v वेग, यहाँ है वस्तु। सही है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वस्तु अपने इनिशियल स्थिति में है, शुरुआत। यहाँ पर बोल सकते हैं वस्तु अपने फाइनल पोजीशन पर है। स्थिति इनिशियल एंड फाइनल बोल सकते हैं ना। बस अब हम इसको देख सकते हैं आराम से। तब कार्य क्या बता रहा है इस परिभाषा के अनुसार? कि किया जाने वाला जो कार्य होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस काइनेटिक एनर्जी I यानी इनिशियल गतिज ऊर्जा, दोनों गतिज ऊर्जाओं का जब आप अंतर निकाल दोगे तो वो किसके बराबर निकल कर आ जाएगा? कार्य के बराबर आएगा। वही है उस वस्तु का कार्य फाइनल। अगर हम इस बात को साबित करना चाहें तो हमको दोनों प्रकार के कार्य में चलना पड़ेगा। कौन कौन सा दोनों प्रकार का कार्य? एक कार्य था मेरा Fs cos थीटा, निश्चित बल के द्वारा, नियत बल द्वारा, और एक था इंटीग्रेशन ऑफ F dx, परिवर्ती बल द्वारा। दोनों का ना संबंध दिखलाएंगे, ये खाली एक ही का संबंध चलेगा? भाई गति जो उसमें भी हुआ होगा उसका दिखलाओ, इसका भी दिखलाओ, हम दोनों चेक करेंगे। यहाँ तक किसी को समझ में दिक्कत हो? छोटा सा टॉपिक था ये, तो देख ले बाबू। इस ब्लैक वाला जो लाइन लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत है? गतिज ऊर्जा, तो जब गतिज ऊर्जा है वस्तु में तो उसकी स्थिति भी बदलेगी ना। तो स्थिति बदलेगी तो यहाँ पर की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी? हाफ mv²। यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mu²। सही बाबू। इसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, शुरुआती, आरंभिक, और ये आखिरी स्थिति काइनेटिक एनर्जी F यानी फाइनल, बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या रिजल्ट? मेरा रिजल्ट ये निकलना चाहिए W = काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि हाफ mv² माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी हाफ mu²। ये आ जाना चाहिए। इसी को ऐसा बोला जा सकता है, यही लाना है हमको, यही चेक करना है हमको, क्या हम ये ला सकते हैं या नहीं ला सकते। बात समझ में आया? अब इसमें विस्थापन, वेग, आरंभिक वेग, अंतिम सब दिया हुआ हो तो फॉर्मूला कौन सा चलते हैं? गति के समीकरण से। गति के समीकरण अभी थोड़ी देर पहले भी चले थे बाबू। v² बराबर u² प्लस 2as। क्योंकि विस्थापन इसी में है, त्वरण इसी में है, आरंभिक वेग इसी में है, अंतिम वेग इसी में है, यानी यहाँ पर वो हर एक चीज़ है जो यहाँ पर मौजूद है। सही है ना? इसलिए हम ये वाला इक्वेशन उठाते हैं बार बार। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं है। अब आगे हम इसमें क्या करेंगे? दोनों ओर इस बात के जस्टिफिकेशन पे काम चल रहा है, साबित करना चाह रहे हैं क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। दोनों ओर m/2 से गुना करने पर, इसमें भी m/2 से गुना करेंगे, हो गया गुना। इसमें भी m/2 से गुना करेंगे, इसमें भी m/2 से गुना करेंगे। सही है बाबू? कोई तकलीफ है यहाँ पर? नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आएगा। और ये हो गया mv²/2, इसको इधर ले आओ, mu²/2 इज इक्वल टू कटेगा MAS, तकलीफ, और mv²/2 यानी हाफ mv² है। इसको हम क्या बोल रहे हैं अभी? हाफ mv² को क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल F माइनस हाफ mu² काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू
मास गुने एक्सेलरेशन, फोर्स। कहाँ से बोल पाए ये बात? गति के द्वितीय नियम से, अपने मन से कुछ नहीं ना। इनटू एस, एस क्या है? विस्थापन। अब हम जानते हैं कि जिस, देखो यहाँ पर इसी दिशा में ना हो रहा है, गति इसी दिशा में है ना सब, तो cos थीटा क्या रहा होगा? 0। वैल्यू क्या बन गया है? 1। एफ मिल गया। इस एफ को नहीं आ रहा, लगता है स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, तो यानी कि रिजल्ट मिल रहा है हमको एफ एस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इस एफ को हम बोल सकते हैं डब्लू। क्या बाबू आ गए? लेकिन ये किसके द्वारा निकला? ये हम जो कैलकुलेशन किए हैं ये है नियत बल में, कह सकते हैं, क्योंकि एफ वाला जो फॉर्मूला ये किस में काम करता है? ये नियत बल में काम करता है। यहाँ पर आप एफ क्यों लिख पाए? क्योंकि एफ बराबर ए में होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, इसलिए आप ऐसा कर पाए। सही बोल रहे हैं। अब आते हैं परिवर्ती बल। इसको कोई दिक्कत? ये वाला फिर से कोई सवाल कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाए? नहीं। अब इस फॉर्मूला में m/2 से गुना क्यों किए? भाई मैथ में मेरा जो इक्वेशन है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, देख लो दोनों साइड बराबर गुना हुआ है, m/2 से दोनों और बराबर गुना कर दिया, यानी बैलेंस में ही तो लेके चले हैं बात को। दोनों वैल्यू को एक तरफ कर दिया, क्यों? इतना तो आप भी लॉजिक लगा ही सकते हो कि देख लो दोनों आ तो गया है आंसर, दोनों को एक तरफ कर दो, इतना तो लग सकता है लॉजिक। देखिए रिजल्ट आपके सामने। इसको हम थोड़ा परिवर्ती बल के लिए चेक कर लें कि क्या वहाँ काम कर रहा है या नहीं। परिवर्ती बल यानी कि इंटीग्रेशन f.dx। अब ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पहलू है, इसको देखना होगा आराम से। f.dx, और वो x मेरा कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है? xi से x फाइनल तक। कोई तकलीफ है यहाँ पर? नहीं। ये किसका इक्वेशन चलता है बाबू? कार्य ना, कार्य बराबर ये परिवर्ती बल के लिए फॉर्मूला था। अगर ध्यान हो तो यहाँ पर xi किसको बता रहा है बाबू? इनिशियल विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में लिखते हैं विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट होगा। आरंभिक विस्थापन। और xf किसको बता रहा बाबू? फाइनल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। सही है ना? अंतिम स्थिति, आरंभिक स्थिति, यानी नीचे में आरंभिक, ऊपर में अंतिम, उच्च सीमा, नीचे निम्न सीमा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उतना तो पढ़ ही चुके हैं कि इस सब चीज़ को समझ सकेंगे, है ना? अब आगे W इज इक्वल टू हमको मिला है xi xf f.dx, और f बराबर ma होता है कहाँ से? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, है ना बाबू? तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi xf, और f के जगह पर हम रख देंगे ma dx। सही है। अब समाकलन में इसको बोला जाता है कि आप ये जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, यहाँ पे d के साथ क्या लगा हुआ है? x ना, तो x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष, तो यहाँ पर तो x का कोई वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, इसका मतलब m और a क्या आ जाएगा? दोनों बाहर। तो ऐसे नहीं बनाना है, इसको कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको कैसे हल किया जाए। देखिए तो हम यहाँ पर यहीं पे बना लेते हैं, मैथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। a.dx ये एक वैल्यू है ना? इसको क्या किया जाए? a.dx, तो a बराबर तो एक वैल्यू होता है बाबू, देखो ना, a बराबर क्या होता है? dv/dt होता है क्या? क्यों होता है? पढ़े? त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन के समय दर। याद है? याद है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि त्वरण, हम लिख देते हैं याद रखने के लिए, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की समय दर। लिख सकते हैं ना बाबू? ठीक है। इसीलिए a बराबर हम जानते हैं dv/dt होगा। बात नंबर 1। इसमें हम थोड़ा सा और करने वाले हैं कुछ, वो ये कि अगर a की जगह पर dv/dt रख देंगे तो एगो dv भी आ जाएगा और एगो dx भी रहेगा। तभी dx को हटाने का काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर रहे हैं यार? इस तरफ आ रहा है बाबू स्क्रीन? आ रहा है। अच्छा, तो a इज इक्वल टू dv/dt मिला हुआ है,
RHS में राइट हैंड साइड में dx से गुना एवं भाग करने पर, क्या मतलब ये कि RHS में ये जो dv बटा dt है इसमें dx से गुना भी कर दीजिए और dx से भाग भी लगाइए। क्या इससे मेरे मैथ पे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन किया क्यों गया है वो अगले लाइन में क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, अभी जब हम a बराबर dv बटा dt लाए तो सर आप इसको डायरेक्ट यहां क्यों नहीं रखे? चेक करो, w इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन xi से xf, m के जगह पर तो m रहेगा और a के जगह पर बन जाएगा dv बटा dt और dx भी। अब ये क्या बताएगा इंटीग्रेशन के लिए? ये कहेगा कि आप v के सापेक्ष भी समाकलन करो, x के सापेक्ष भी समाकलन करो, जो समाकलन के प्रॉपर्टी यानी उसकी विशेषता, उसका जो गुण है उस पर खरा नहीं उतरेगा। यानी बनाया गया पूरा का पूरा एलिमेंट्री क्या है आपका, ये गलत हो गया साबित। तो आप क्या कर रहे हैं, उस dx को जो मेरे पूरे के पूरे इक्वेशन को खराब कर रहा है, उस dx को आप क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो हटाने का मतलब अपने मन से dx से गुना करके खत्म कर दें? नहीं ना, तो मैथ पर कोई प्रभाव भी ना पड़े और उसके जगह पर कोई नया वैल्यू बन जाए, वो मुमकिन है, लेकिन dx नहीं हो सकता। या तो dv होगा, या तो dx होगा, या तो dt होगा। बात समझ में आए बाबू? मीन्स ये कि जब आप इंटीग्रेशन बनाओगे आगे चल करके तो 2dx हो सकता है, इंटीग्रेशन dv हो सकता है, इंटीग्रेशन 6dv हो सकता है, लेकिन एक ही मैथ में dx dv dt ऐसे कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर आप देख रहे हो इसके रखते के साथ ही खिचड़ी बन जाएगा यहाँ पर। तो उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हो, इसी से आगे लेकर के भागते हैं, dx से गुना करेंगे, dx से भाग देंगे। मैथ पर कोई असर पड़ा फिलहाल? अभी तक तो नहीं पड़ा, आगे भी नहीं पड़ेगा। देखो, इफ a इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दें dv बटा dx, एक x और dx बटा dt। देखो तो इस dv के नीचे dx को ले आया और इस dx के नीचे dt को लेकर चले जाएंगे। कोई तकलीफ होगा यहाँ पर? होगा कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आगे भागते हैं। देखो a बराबर, अब dv बटा dx बटा dt को क्या बोलते हैं, dx बटा dt को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। एग्जैक्टली वेग बोलते हैं। ऐसे याद रखो तो मजा आता है हम लोग को पढ़ाने में। वेग बोलते हैं, v हो गया समय के साथ है दूरी विस्थापन, है ना, चला गया तो इसको क्या बोलते हैं, वेग हो, सॉरी वेग हो गया ये। तो a बराबर अब क्या रिजल्ट निकलेगा बाबू, v dv बटा dx। ये वाला dv बटा dx रह गया और dx बटा dt के जगह पर क्या लग गया बाबू, वेग लग गया। तो अब a के जगह पर क्या रिजल्ट निकला है, v dv बटा dx आया। फिर से एक बार देखो, एक मिनट, परिवर्ती बल के लिए हम फिर से कैलकुलेशन शुरू किया। ठीक है, कौन सा कैलकुलेशन शुरू किया है, कार्य ऊर्जा पर में। ये क्या बता रहा है, ये बताएगा कि गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो वो जो परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होगा उसे ही क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। तब जब मेरे पास F का वैल्यू ना दिया जाए, जब मेरे पास S का वैल्यू ना दिया जाए, तब उसके लिए हम फिक्स बल के लिए तो कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन उसके लिए अभी हम कर रहे हैं जो परिवर्ती हो, जब बल बार बार बदल रहा हो उसके लिए। तो हम क्या किया, F डॉट dx में F के जगह पर मास गुने एक्सेलरेशन, न्यूटन के दूसरे गति नियम से फॉर्मूला लगाया, मास के जगह पर मास रहने दिया और एक्सेलरेशन को ढूंढना शुरू किया कि आखिर त्वरण क्या हो सकता है। तो त्वरण था वेग परिवर्तन की समय दर। तो a के जगह पर हम dv बटा dt रख सकते हैं। जैसे ही dv बटा dt रखा तो उसके पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का लॉजिक ध्वस्त हो गया। तो हमको ये लगा कि सिर्फ a के जगह पे dv बटा dt नहीं हो सकता, कुछ तो और करना पड़ेगा। उस कुछ तो और को ढूंढने के लिए हम dv बटा dt को मल्टीप्लाई कर दिया dx अपॉन dx से। इससे क्या हुआ, dx dx कट भी जाता है तो a का वैल्यू आज भी dv बटा dt रहेगा। लेकिन इससे हमको एक फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा ये हो रहा है कि इस dv के जगह पर dx को ले आया और इसको आपस में इंटरचेंज किया, पोजीशन इंटरचेंज। इससे भी मेरे मैथ पर कोई असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा भाई, आज भी dx dx कैंसिल हो सकता है, लेकिन वैल्यू मिलने लगा। क्या मिलने लगा, x बटा dt। क्या है ये, चाल बटा वो दूरी बटा समय, वेग मिल गया। तो ये वेग v मिल गया, सही है ना। और ये a बराबर, अब देखो ध्यान से, अगर dx बटा dt v का शक्ल ले लिया तो इसका मतलब है कि हम इस dx, कहाँ गया भाई, यहाँ dx बटा dt की जगह पर v रख देंगे तो a के जगह पर dv बटा dx इंटू v लिखा जाएगा। इस a के जगह पर v इंटू dv बटा dx हो गया। अब इस वैल्यू को ले जाकर के हम अपनी इक्वेशन पे रखेंगे। कहाँ है मेरा इक्वेशन, यहाँ बैठा हुआ है ना। चलिए रख के देखते हैं।
तो कार्य बराबर अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, m तो जैसे m था वैसे ही रहेगा, a जैसे था वैसे ही रहेगा, सॉरी a की जगह पर अब आ गया v dv बटा dx और एक वैल्यू है dx। सही है बाबू। कहाँ से कहाँ तक काम कर रहा है? xi से xf तक। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कहो, नहीं है आगे बढ़ते हैं। नींद आ रहा है बाबू? नींद आ रहा है? जागो जागो मोहन प्यारे। तो W इज इक्वल टू क्या रिजल्ट मिल रहा है? W इज इक्वल टू मिल रहा है हमको xi टू xf। देखो बाबू यहाँ पे dx टू dx कैंसिल। देखो अब मेरा सेटिस्फाई हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अब खुद देखो तुम क्या बन रहा है, m डॉट v dv बटा सॉरी सिर्फ dv, इतना ही बच रहा है। सही है बात। अब एक गलती जा रहा है मेरे इंटीग्रेशन में, उसको भी हम सुधारेंगे, वो है लिमिट में प्रॉब्लम। देखो लिमिट कहाँ बता रहा है, ये इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है? यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? यहाँ पर समाकलन, सापेक्ष का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में ना, तो समाकलन v के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। इसको हम इसलिए लिख दे रहे हैं बाबू क्योंकि तुम्हारे पास उतना भी इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं ना है, अभी तो समझो तरह से बिगिनिंग लेवल पे तुम हो, इसलिए हम ये सब चीज़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इस dv के वजह से पता चलता है, इसको देख करके पता चलता है कि समाकलन किसके सापेक्ष है। अब जब बदलाव v के सापेक्ष दिख रहा है और यहाँ पर xi किया गया है तो ये उसकी गलती बताएगी। सही बोल रहे हैं क्या भाई? ऐसा हो नहीं सकता। विस्थापन जब चल रहा था, याद करो x बराबर 1 से, वो परसों वाला क्वेश्चन में x बराबर 1 से x बराबर 5, तो विस्थापन चल रहा था ना, 1 से 5 तक विस्थापन था, वेग नहीं था वो। क्या उसको वेग बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर हो रहा है वेग, तो क्या यहाँ पे विस्थापन लिखेंगे? नहीं, इस वस्तु का देखेंगे। और ये xi का मतलब क्या होता है? इनिशियल पोजीशन। तो x होगा ना, तो अब इसके लिए xi जो होगा वो इनिशियल होगा। तो इसका इनिशियल क्या है? वेग u, आरंभिक। इसका xf यानी फाइनल क्या है? देख लो, आरंभिक वेग u, अंतिम v। क्योंकि वेग के सापेक्ष अगर किया जा रहा है तो आरंभिक वेग और अंतिम वेग ही तो लिखेंगे ना, क्योंकि ये आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो वेग निम्न क्या है? u, उच्च क्या होगा? v। तभी ना v में से u घट के पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। हाफ mv स्क्वायर प्लस में मिलता है या माइनस में? प्लस में मिल रहा है ना, हाफ mv स्क्वायर प्लस में मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू बढ़ा जा रहा है। उच्च सीमा ये हो गया, निम्न सीमा ये हो गया। सर यहाँ xi था, तो ये xi किसको बता रहा? विस्थापन को। तो यहाँ पर हमको किसके वैल्यू रखना पड़ेगा? वेग का रखना पड़ेगा। तो वेग कहाँ से शुरू हुआ? इनिशियल। वेग u से शुरू हुआ सर, आरंभिक वेग बोलते हैं। अब v को क्या बोलते हैं? अंतिम। अब w जो मेरा होगा वो m तो स्थिर वैल्यू होता है, इसको बाहर करो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? u से लेकर v तक। अंदर में क्या बचेगा? v dv। यही है मेरा इंटीग्रेशन। फाइनली हमको इसी को हल करना है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? याद करो, इंटीग्रेशन x पर पावर n dx बराबर x पर पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। सही बोल रहे हैं? तो उस हिसाब से इसको चेक करें तो w इज इक्वल टू m जैसे है वैसे ही रहेगा। x की जगह पर आज कौन है? v। अब v पे पावर कितना है? 1। तो n की जगह पर कौन आ गया है? 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक सर? u से लेकर के v तक। सही बोल रहे हैं सर? अब ये हो जाएगा रिजल्ट, w इज इक्वल टू m रहेगा सर, v हो जाएगा सर v स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा सर? 2। कहाँ से कहाँ तक सर? u से लेकर के v तक। सही है। और एक बार मैक्सिमम वैल्यू रख करके और माइनस करके मिनिमम वैल्यू, बात किए थे ना। चलिए, तो अब आ रहा बाबू स्क्रीन पर ये वाला एरिया आ जाएगा? ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं w इज इक्वल टू, ध्यान से बाबू, m। एक बार मैक्स वैल्यू, तो मैक्स कौन है? v है ना, तो v की जगह पे v रखेंगे तो निकलेगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार यहाँ पे क्या रखेंगे? मिनिमम वैल्यू कौन है? u, निम्न सीमा, तो u स्क्वायर बाई 2। एक बार उच्च सीमा, एक बार निम्न सीमा। अब इसको कहाँ बनाया जाए? यहाँ पर बनाते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पर तो W इज इक्वल टू आ रहा है, m को रख दीजिए वैसे ही, mv²/2 गुना कर रहे हैं अब इससे, माइनस इसको इससे गुना कर रहे हैं mu²/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद इस W को हम बोल सकते हैं mv²/2, mv²/2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस mu²/2 क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चाहे वो बल परिवर्ती हो चाहे वो बल स्थिर हो, दोनों में ही कार्य जो होता है वो उनकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। हुआ क्लियर? ये इंटीग्रेशन समझ में आया ये चीज़, या यहाँ से हम दोबारा से बताएं? सही है ना? इसको थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख सकते हो। दोबारा से क्यों बताएंगे, वो दौर गए है कि नहीं, अब हम इसको देख सकते हैं। हमको तुम दोबारा से नचा सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम फिर से समझा देते हैं। मास गुने एक्सेलरेशन क्यों आया बाबू? क्योंकि ये बल का परिभाषा है ना। इस F के जगह पर मास गुने एक्सेलरेशन और ma/dx था। ये इंटीग्रेशन हमको बता रहा है कि x के सापेक्ष आप समाकलन करें, जबकि मेरे पास कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो बनेगा नहीं। तो आगे हमको क्या करना है, थोड़ा नॉर्मल करना है। द्रव्यमान का कोई परिभाषा मेरे पास नहीं है, तो m को छोड़ो, त्वरण पर देखो। त्वरण क्या है, a। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को, तो dv/dt। तो यहाँ पर dv/dt किया गया। ये देखिए, अब जैसे ही a की जगह पर हम dv/dt रखेंगे तो मेरे एक ही इंटीग्रेशन में v के सापेक्ष, t के सापेक्ष और x तीनों बदलता हुआ दिख जाएगा। तुम देख लो, x भी बदल रहा है, v भी है, t भी। ऐसे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को ये संतुष्ट नहीं करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और नॉर्मल करना पड़ा। और नॉर्मल करने के लिए क्या किए, a इज इक्वल टू dv/dt था, RHS में dx से ही गुना और भाग लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे dx है तो उस dx के लिए, अगर यहाँ पे dm होता तो dm के लिए काम करते हैं। ठीक है, गुना और भाग लगाएंगे, फिर इंटरचेंज किए हैं। देखो, गुना और भाग लगाने के बाद हम इसको इंटरचेंज किया, क्या किया, v के साथ dx को ले आया और dx के साथ dt को लेके चले गए। ऐसा करने से क्या हुआ, ये बता दिया विस्थापन समय के सापेक्ष इसमें बदलाव, विस्थापन, यानी कि ये क्या कहला गया, वेग कहला गया। और इस वजह से हमको v dv/dx जो मिला, ये dx इसको क्या कर देगा, काट देगा। तो रिजल्ट में हमको केवल मिल जाएगा v dv, इसलिए हम यहाँ पर v dv लिख दिया, x dx से कट गया। सही है। अब जो mv dv मिला, m मेरा कांस्टेंट होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो अंदर में v dv मिल गया। तो दूसरा परेशानी भी था मेरे पास, वो था उच्च सीमा और निम्न सीमा को हल करना। हम जब यहाँ पर देख रहे हैं, ये है उच्च, कहाँ गया भाई, xi, ये देखिए ये xi और xf है, लेकिन ये तो विस्थापन के लिए है और यहाँ पर मेरे पूरे इक्वेशन से x है ही नहीं, वेग के रूप में है। तो हमको वेग का देखना होगा कि वेग का निम्न सीमा यानी कहाँ से शुरू हुआ और उच्च सीमा कहाँ पर जाकर खत्म हुआ। वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो u से शुरू हुआ था और कहाँ पर जाकर रुका है, v पर गया है। तो ये u से लेकर के v तक के लिए हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। सही है। v x पर पावर n, ये फॉर्मूला है, ये वाला एक फॉर्म है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए v पर पावर क्या रखना होगा, 1, जो कि है भी v पर पावर 1। तो 1 + 1 दैट इज u से लेकर के v तक, इंटीग्रेशन इसका हो गया। अब एक बार ये जो v है ना, इस v को तुम एक वेरिएबल समझो, यानी खाली कुर्सी समझो। इस खाली कुर्सी में एक बार आप मैक्सिमम वैल्यू को रखिएगा और एक बार आप लोअर लिमिट को, न्यूनतम वैल्यू को रखिएगा। तो एक बार v रखा तो v²/2 माइनस एक बार u रख देंगे इस खाली कुर्सी पर तो u²/2। इसके बाद इस m को गुना एक बार इससे और एक बार इसको गुना इससे, जो हम यहाँ पर किया। गुना करने के बाद देखो हाफ mv² मिला और हाफ mv² बराबर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और हाफ mu² बराबर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों डिक्लेयर कर दिया। सही है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि चाहे वो परिवर्ती बल हो या इससे जस्ट पहले फिक्स नियत बल हो, दोनों में ही गतिज ऊर्जाओं के अंतर इज इक्वल टू कार्य। जब कार्य में हम लोगों को F और S ना दिया जाए तब भी हम कार्य कैलकुलेट कर सकते हैं उसके गतिज ऊर्जा से संबंध बनाकर। सही है। और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अभी लिखा था, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और सर आप इसे कार्य करने की क्षमता से क्यों जोड़ रहे हैं, कार्य करने की क्षमता से क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो W है मेरा वो हाफ mv² के बराबर आ रहा है, इसलिए। सही है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, नहीं ज़्यादा हो जाएगा।